हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक जर्नी। यात्रा पड़ाव पहुंच चुका है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस चैप्टर नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज गेट में यदि इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपको फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। आपके जो फॉर्मूले, इसमें ढेर सारे फॉर्मूले हैं जिन्हें याद रखना पड़ता है। आई होप आपको याद होगा, क्रैश कोर्स में उन सारी चीज़ों का आपका एक रिवीजन टाइप से भी हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को क्रैश कोर्स से ही सब कुछ करके जाना है तो उन लोगों को वो सारे फॉर्मूले हम याद करवा देंगे। ओके, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो हम डिस्कशन करेंगे कि टाइम रिस्पॉन्स या टाइम एनालिसिस का मतलब क्या होता है किसी सिस्टम के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, हमारे पास तीन टाइप से हम सिस्टम को देख सकते हैं। या तो हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लेंगे, या सेकंड ऑर्डर सिस्टम लेंगे, या हायर ऑर्डर सिस्टम लेंगे जो सेकंड से ज़्यादा है। तो हायर ऑर्डर सिस्टम आपके कंट्रोल सिस्टम गेट सिलेबस में कोई कहानी दूर दूर तक नहीं है। ओनली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम की एनालिसिस हम करते हैं। कौन सी एनालिसिस, आपको कोई से पूछे तो आप बोलेंगे टाइम एनालिसिस सर। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हम फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑर्डर सिस्टम के लिए करने वाले हैं। इसके अंदर क्या होगा आने वाले टाइम में डिस्कशन करेंगे, लेकिन रोड मैप में ये चीज क्लियर हो गई क्या आप पढ़ने वाले हो। उसके बाद सेकंड ऑर्डर सिस्टम की जब बात करेंगे तो वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म निकल के आएगी जिसे बोलेंगे डैम्पिंग रेशियो, जिसकी वहां हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो इस पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और आप लोगों को भी पता है कि इस चैप्टर की बात करें और आप राइज टाइम की बात ना करें, डिले टाइम की बात ना करें, पीक ओवरशूट और सेटलिंग टाइम इनकी बात नहीं करें तो ये अधूरी है। तो टाइम डोमेन पैरामीटर में उन तमाम पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिससे गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टाइम बिना खराब किए हम आ जाते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के। जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें एक पंखा चल रहा है, यस और नो। पंखा एक सिस्टम है, यस और नो। उसको आपने इनपुट दिया, सपोज आप चाहते हैं कि पंखा 3 की स्पीड से चले, आपने उसको एक रेगुलेटर के माध्यम से एक सिग्नल जनरेट करके दे दिया, इनपुट दे दिया कि 3 की स्पीड से तेरे को चलना है। सिस्टम है, एट रेस्ट है। ध्यान से जरा देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। आपने उदाहरण लिया है आपके पंखे का, ठीक है। इस पंखे को आपने इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया है, यस और नो। इनपुट में मैं मान लेता हूं अभी एक कंट्रोल्ड इनपुट आपने दिया है कि इसको 3 की स्पीड से घूमना है। पंखा एट रेस्ट है। अब आप खुद सोचिए, 3 की स्पीड से जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, यानी कि स्टेप इनपुट दे दिया आपने जिसका मैग्नीट्यूड है 3। नाउ जैसे ही आपने दिया, पंखा अपनी बेहोशी की हालत से, कोमा की हालत से उठेगा और धीरे 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 स्टार्ट होके आफ्टर सम टाइम वो अचीव कर लेगा अपनी वही स्पीड जो आपने इनपुट पे दी है। आपने इनपुट पे दिया है कि 3 स्पीड से घूमना है राजा तेरे को, पंखा 3 की स्पीड से घूमना चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इसको यदि ग्राफिकली समझेंगे तो मेरी इस बात से जरूर एग्री करेंगे, जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगी और उससे आप एग्री करेंगे। वो क्या है, यदि दिस ऑन दिस स्केल वी आर टेकिंग टाइम, इस पे यदि हम टाइम ले रहे हैं और यहाँ पे यदि हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स किसका, आपके सिस्टम का। तो इस ग्राफ को समझने की कोशिश करना। आपका पंखा अभी रेस्ट पे है, t = 0 पे, यानी कि वो मोमेंट जब आप उसे इनपुट देना प्रारंभ करोगे उसका रिस्पॉन्स क्या है, उस टाइम पे 0 है। जैसे ही आपने इसको दिया, इसको टारगेट दे दिया कि 3 की स्पीड से घूमना है, लेट्स टेक, इसका रिस्पॉन्स आएगा ये 1 की स्पीड जब रहेगी, ये 2 की स्पीड जब रहेगी, ये 3 की स्पीड जब रहेगी, तब यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा 1 2 3। इनपुट जब 3 दोगे तो इस लाइन पे इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो क्या जैसे ही आपने t = 0 पे सिग्नल दिया, स्विच ऑन किया, ये तुरंत 3 पे पहुंच जाएगा क्या? नहीं, ये टाइम लेके जाता है। कहानी किस टाइप से हो जाती है जरा देखिए। मैं इसको थोड़ा सा एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है यहाँ पे, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स टेक द लाइन इन दिस वे। और उसके बाद आप जरा देखो कि पंखा कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्या, धीरे 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 रेस होना चालू करेगा ना। अरे भाई, जैसे ही टाइम दिया वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, 1 की स्पीड को क्रॉस करेगा, 2 की स्पीड को क्रॉस करेगा, उसके बाद 3 की स्पीड को क्रॉस करेगा। इस पूरी जर्नी में टाइम लगेगा। तो टाइम की स्केल और रिस्पॉन्स की स्केल दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा। हियर इज द ग्राफ, यस और नो। और कुछ समय बाद ये अपनी स्पीड जो है वो 3 अटेंड कर लेगा, 3 की स्पीड ये अटेंड कर लेगा इफ हम मानते हैं कि एरर = 0। कुछ इसी टाइप का रिस्पॉन्स रहेगा कि नहीं। तो कौन दे रहा है ये रिस्पॉन्स, आपका सिस्टम। किस पे, कंट्रोल इनपुट पे कंट्रोल आउटपुट दे रहा है। बस आपके सिस्टम की टाइम के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी एनालिसिस वी कॉल द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ अ सिस्टम, यस और नो।
कोई सा भी सिस्टम हुआ वो टाइम के साथ रिस्पॉन्स इसी टाइप से देगा, t इक्वल टू 0 पे रहेगा और सडनली धीरे 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 इंक्रीज करेगा, वो जो भी आपने इनपुट दिया है उस इनपुट पे जाके सेटल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं? आपने गाड़ी को 60 kmph की स्पीड दी तो गाड़ी धीरे 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 60 kmph पे खुद को अटेंड कर लेगी, खुद को 60 kmph पे मैनेज कर लेगी। यस और नो? इमीडिएट कर सकती है क्या? इम्पॉसिबल, यूनिवर्स का नियम नहीं है, नेचर ने अलाउ नहीं किया हमें कि सब कुछ इमीडिएट हो जाए, सब टाइम लेके होता है जी। गुड पॉइंट ना? ओके, अब ये रिस्पॉन्स बोला मैं, सर ये एक किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स है, ये सिस्टम का रिस्पॉन्स है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, ये सिस्टम का रिस्पॉन्स है। आप मेरे को मानते हो इस बात को? अब देखो, इस रिस्पॉन्स को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, और टुकड़े कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपका सिस्टम रेज होना चालू किया, रेज होते 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 वो पॉइंट आ गया कि जिसके बाद से ये अपने इनपुट जो भी आपने दिया वहां पहुंच जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। उससे पहले की जो जर्नी है इसकी, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है, इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट मतलब जो पंखा है उसको जो इनपुट दिया गया है वहां तक पहुंचने में अभी वो पहुंच रहा है, ट्रांजिएंट में है। आप भोपाल से निकले, आपको मुंबई जाना है, तो भोपाल घर से निकले और मुंबई जहां आपको जाना है वहां तक नहीं पहुंचे, तब तक कि आपकी जर्नी एक ट्रांजिएंट कहलाएगी कि नहीं? तो सेम टू सेम सिस्टम भी क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। क्या मेरे भाई? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। इतनी बात क्लियर है ना? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जैसे ओवर हुआ, आपका सिस्टम वो अटेंड कर लेगा जिसके लिए वो बनाया गया है या जिसके लिए उसको इनपुट दिया गया है। इस कंडीशन को जहां पे वो अपने आप को कांस्टेंट सा बना लेता है, 3 पे भी क्या, 3 से वापस 2 पे आता है, फिर 1 पे आता है, ना 3 पे बना रहता है, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मतलब वो कांस्टेंट बना हुआ है अपनी जगह पे। तो ये ओवरऑल कहानी इज द टाइम रिस्पॉन्स। और टाइम रिस्पॉन्स यदि आप देखोगे, टाइम कंप्लीट टाइम रिस्पॉन्स दो चीजों से मिलकर बना है। नंबर एक क्या? ट्रांजिएंट टाइम या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, RTR कर लेता हूं, और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, R फॉर रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स प्लस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू टोटल टाइम रिस्पॉन्स। दिस इज नथिंग बट द टोटल टाइम रिस्पॉन्स। यस और नो? है ना? इन दोनों में से कौन सा कांस्टेंट है? ये वाला कांस्टेंट है साहब। सर ये एक कांस्टेंट पॉइंट है जहां पे वो आपकी वैल्यू देने वाला है कौन? सिस्टम। और ये क्या है? ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हाट एवर इट इज वाला, यानी कि यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वेरिएबल है, ये कहानी वेरिएबल है बट ये कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आती है ना? टाइम रिस्पॉन्स समझ गए। अब होता क्या है, हमारे पास अलग अलग टाइप के सिस्टम हैं। हमने जैसे चर्चा करी, फर्स्ट पेज में हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, उनकी एनालिसिस कीजिए। सर बिल्कुल करते हैं। आइए जरा ध्यान से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की हम एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का यदि गेन की बात करें तो वो होता है 1/s टाउ। पढ़े हैं आप? ठीक है, फुल कोर्स में सारी चीजें हमने कवर करवाई है। 1/s टाउ होता है। ठीक है, 1/s टाउ को यदि आप सिस्टम में कन्वर्ट करके इसे CLTF बना देते हैं, यूनिट स्टेप ले लेते हैं, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ आप इनपुट देंगे R(s), C(s) इससे लेंगे। ये एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, मानते हो इस बात को? ना इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की यदि बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन यदि निकालोगे तो क्या आएगा? 1/s टाउ डिवाइड बाय 1 प्लस 1/s टाउ। so this is nothing but 1/s टाउ प्लस 1। so फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हो गया 1/1 प्लस s टाउ। आप सभी मेरी इस फॉर्मूले से एग्री होंगे? एग्री इस फॉर्मूले से? अब जरा ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर ये सिस्टम है तो इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। देखो राजा, ध्यान से सुनो, इसके ऑर्डर को, इसके टाइप को मैंने आपको बताया था पहली यूनिट में कैसे जज करेंगे। यदि इसका ऑर्डर और टाइप आपको देखना है, ऑर्डर एंड टाइप देखना है, तो आप इस दिए गए सिस्टम का क्या देखेंगे? OLTF, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, जो कि होता है G(s) गुणा H(s). एग्री करते हैं इस बात से?
ओके, g ऑफ s क्या है भैया, 1 बाय एस टाउ मल्टीप्लाई विथ 1, सो दिस इज नथिंग बट द एस टाउ। कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या है, आप बोलोगे सर ऑर्डर 1 है, इसकी पावर जो है दैट इज 1, तो इसीलिए ऑर्डर 1 सिस्टम हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख लो, समझ लो इस बात को, है ना। लेकिन टाइप की बात कोई पूछ ले आपसे तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे टाइप इज नथिंग बट द एस की वो टर्म जो ओरिजिन पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे 1 है तो टाइप 1 है। अब यदि सिस्टम का टाइप कोई से पूछ ले और ये वाला ट्रांसफर फंक्शन दे दे जो कि CLTF है, CLTF से आप टाइप देखोगे तो 0 है, क्या है, 0 है, बट दिस इज द रॉन्ग कहानी। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में टाइप होता है 1, बिकॉज CLTF से आपको देना है, इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या है सर पढ़ने का, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में ये है कि 4 तरीके के इनपुट है और हर एक सिस्टम को देने हैं। आपके पास यदि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो उसको 4 इनपुट देना है और 4 आउटपुट आपको मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है, 4 इनपुट दोगे तो उन सभी की एनालिसिस है, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात। वो है इनपुट आपका इंपल्स इनपुट, उसके बाद यूनिट स्टेप इनपुट, उसके बाद पैराबोलिक इनपुट और उसके रैंप इनपुट और उसके बाद पैराबोलिक इनपुट। ये 4 इनपुट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये एरिया यू नो वेरी वेल। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है t ग्रेटर देन 0 पे, बाकी जगह 0 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है साहब, t ut होती है, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड t स्क्वायर बाई t ut। ये 4 टाइप के इनपुट्स आपको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को देने हैं, तो 4 टाइप के आउटपुट आपको मिल जाएंगे, बस उन्हीं के बारे में बात करनी है, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जब एंटर करेंगे तो हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम का क्या देख रहे होंगे भैया, हम इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन देख रहे होंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया। सेकंड ऑर्डर सिस्टम को देखने के बाद हम इसको क्या देंगे भैया, 4 इनपुट देंगे सर, डेल टी, यू टी, आर ऑफ टी एंड पी ऑफ टी, ये 4 इनपुट देंगे। तो 4 यहां से क्या निकलेंगे, आउटपुट, 4 अलग अलग आउटपुट है जिनके एनालिसिस कर लेंगे। तो पूरी गेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है और उसकी एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम यानी कि पूरा जो ये चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन कहीं से नहीं आते, सिर्फ एक जगह से आते हैं, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है और उस पर यूनिट स्टेप इनपुट दिया है, तो आउटपुट को जज करिए। आगे ना बात में गेट पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी इस चीज की आपको ज्ञान की फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, उस पर यदि गलती से किसी ने u ऑफ t दे दिया है तो आउटपुट क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। आ जाइए तो फिर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को अलग अलग इनपुट्स देते हैं और देखते हैं क्या होता है। 2 इनपुट्स डिराइव करेंगे, उसके बाद इक्वेशन लिख देंगे एकदम तरीके से। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को आप ध्यान रखिए 1/1 प्लस एस टाउ, वे टाउ, ये टाउ क्या भैया, ये टाइम कांस्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में टाइम कांस्टेंट ये टाउ है, ये टाउ टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा है, हम पहली यूनिट में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यदि इसकी बैंडविड्थ की बात करें ओमेगा, तो दैट वुड बी 1/टाउ रेडियन पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा, दिस इज नथिंग बट द रेडियन पर सेकेंड होती है, ठीक है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम दे रहे हैं इनपुट, और इनपुट हम देते हैं, लेट्स गिव द इनपुट डेल टी, व्हाट वुड बी द आउटपुट y ऑफ t, देखेंगे y ऑफ t। एक काम करते हैं ना, ट्रांसफर फंक्शन में दिया हुआ है एस डोमेन में, तो आउटपुट और इनपुट को एस डोमेन में बात करते हैं। तो एस डोमेन में यदि इसकी बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 है, ये होगा y ऑफ s, और y ऑफ s यदि आप निकालेंगे तो वो आएगा 1/s टाउ प्लस 1 गुणा 1, तो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस एस टाउ, यानी कि यूनिट स्टेप इनपुट दोगे तो आपको क्या मिलेगा आउटपुट में, y ऑफ s इक्वल टू 1/1 प्लस एस टाउ, है ना। इसे हम कन्वर्ट करते हैं टाइम डोमेन में, सो दिस इज नथिंग बट द t 1/, देखो e⁻⁻80, यदि इसका u ऑफ t साथ में, यदि इसका ट्रांसफॉर्म करना हो लाप्लास तो वो होता है s प्लस a, है ना। तो s प्लस a वाले फॉर्म में यदि इसे कन्वर्ट कर लें, फिर यदि लें तो बड़ा मजा आ जाएगा। यहाँ पे जरा देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है टाउ कॉमन ले लो तो ये बचेगा s प्लस 1/टाउ, ठीक है। ये क्या कॉमन है भाई, टाउ कॉमन है, टाउ कॉमन है, ठीक है, ठीक है साहब। तो यदि टाउ यहाँ कॉमन है, s प्लस दिस हो जाएगा e⁻⁻1/टाउ t,
ये रिस्पॉन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिस्पॉन्स? दिख ही रहा है सर, जो आपने लिखा है ना वही तो होगा। yt इज इक्वल टू 1/τ e⁻t/τ। ये रिस्पॉन्स हो जाएगा। किसका रिस्पॉन्स है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स है। कब? जब इनपुट यूनिट इम्पल्स हो। रिस्पॉन्स मतलब टाइम में, बस अब देखो इस टाइम है y ऑफ t है ना, t इज द टाइम। बस इस पूरे सिस्टम की टाइम के साथ एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। किस टाइप की एनालिसिस? टाइम के साथ एनालिसिस किस टाइप की? कि इसका t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 3 पे, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू है, क्या रिस्पॉन्स है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। मान लो आप ड्रॉ करना चाहते हैं उसको, लेट्स ड्रॉ इट। हियर आप टाइम ले लीजिए, यहाँ आपका रिस्पॉन्स है y ऑफ t है ना। t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? t इक्वल टू 0 रख दीजिए, इसकी वैल्यू 1, सो 1/τ। t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1/τ होती है। सो हियर इट इज 1/τ। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे दिए जाता है तो ये हो जाता है 0। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा। सो ये होता है इसका रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को यदि आपने दे दिया यूनिट इम्पल्स इनपुट, तो उसका रिस्पॉन्स होगा ये एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन। एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन इट्स जस्ट लाइक, ये समझिए एक कैपेसिटर है आपके पास, उस कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया, यूनिट इम्पल्स दिया, मतलब अचानक से उसको झटका दे दिया, वो चार्ज हो जाएगा इमीडिएट। नाउ झटका हटा दिया, झटका भाई यूनिट इम्पल्स क्या है हम पढ़ चुके हैं दादा लोग। हमने देखा यूनिट इम्पल्स सिर्फ t इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करती है सर, और t इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड के साथ। दिस इज नथिंग बट द यूनिट इम्पल्स फंक्शन ओनली एग्जिस्ट एट t इक्वल टू 0, बाकी दूसरी जगह पे वो एग्जिस्ट नहीं करती। आपने t इक्वल टू 0 पे तुरंत सडन चार्ज कर दिया कैपेसिटर को, वो चार्ज हो जाएगा। नाउ कैपेसिटर एक सर्किट में है जिसमें रेजिस्टेंस उसके साथ कनेक्टेड है, तो जैसे ही इनपुट गया t इक्वल टू 0 पे तो चार्ज हो गया भाई साहब वो, लेकिन t इक्वल टू 0 के बाद से वो उसका जो भी वोल्टेज है वो डिके होना चालू कर जाएगा, बिकॉज इनपुट तो अब एग्जिस्ट करता नहीं है, तो उसका जो भी चार्ज है वो डिके हो जाएगा। देख लीजिए उसका यहाँ तो फुली चार्ज हो गया, और उसका ये चार्ज डिके 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 डिके, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कंप्लीटली 0 हो जाएगा। क्या चार्ज रहेगा क्या? सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं? देखो आपसे एग्जामिनेशन में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के रिगार्डिंग क्या पूछा? इनिशियल वैल्यू पूछ सकते हैं, आउटर वैल्यू पूछ सकते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसे हम बोलते हैं एरर, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। देखिए एरर ई ऑफ टी को यदि डिफाइन करेंगे तो एरर हमेशा डिफाइन होती है कैसे? जैसे कि आपने पंखे को स्पीड से घूमने को किया 3 की, और पंखा समहाउ बेईमानी कर रहा है और 2.5 की स्पीड से ही घूम रहा है, तो देयर इज एरर और नॉट? 2.5 यदि होता तो जितनी स्पीड होती उतनी स्पीड से घूम रहा है, तो एरर है कि नहीं? तो 3 - 2.5 यानी कि 0.5 का गच्चा दे रहा है आपको, उतना बात समझ में आ जाएगा। तो एरर हमेशा डिफाइन होती है कि आपने इनपुट कितना दिया और उसने आपको आउटपुट कितना दिया। सिस्टम ने आपको आउटपुट कितना दिया और आपने उसको इनपुट कितना दिया। ऑब्वियसली बात है इनपुट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, आउटपुट थोड़ा सा कम ही रहना है, ज़्यादा नहीं होना है। दिस वी कॉल द एरर। ठीक है, किसी भी सिस्टम के लिए एरर हम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो इसी सिस्टम के लिए एरर निकालनी होती, ई ऑफ टी निकालनी होती, एरर क्या हो जाती? इनपुट क्या है भाई? डेल टी है सर, माइनस सी ऑफ टी यानी कि वाई ऑफ टी जो आप निकाल के लेके आए हैं वो क्या है? 1/τ e⁻t/τ। ये एरर है, ये क्या है? एरर है। लेकिन ये एरर सिर्फ और सिर्फ t इक्वल टू 0 पे ही एग्जिस्ट करती है, t इक्वल टू 0 पे, क्योंकि आप यदि इस एरर को मान लो आफ्टर लॉन्ग टाइम निकालना चाहते हो, लेट्स टेक कि इनफाइनाइट पे आफ्टर लॉन्ग टाइम निकालना चाहते हो, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे आपका जो इनपुट है ना वो मिसिंग है। इनपुट अरे यूनिट इम्पल्स सिर्फ 0 पे एग्जिस्ट करता है, बाकी जगह है ही नहीं। तो जब इनपुट है ही नहीं तो क्या सब्ट्रैक्ट करोगे उसमें से? ये है पता नहीं किस में से ये जाएगा तो क्या बचेगा।
तो ये एग्जिस्ट होना जरूरी है। तो ई इनफाइनाइट को ही बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर। क्या, कौन सी एरर? स्टेडी स्टेट एरर। हमने इसको डिटेल देखा है हमारे फुल कोर्स में, इसको स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं। और ये यूनिट इम्पल्स इनपुट के लिए तो डिफाइंड नहीं है। ये कहानी समझ में आ गई। अब यदि सेकंड ऑर्डर सिस्टम, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कुछ भी क्वेश्चन बना के दे दे, उसमें दो चीजें रहेंगी कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है और इनपुट इम्पल्स इनपुट है, और उसके कुछ भी पैरामीटर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कहानी क्या है कि आपसे तुरंत बननी चाहिए या आपका दिमाग चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब देखो जरा, हम लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में लेंगे, लेकिन यूनिट स्टेप देंगे, उसके बाद रैंप नहीं करवाने वाला मैं, उसके बाद पैराबोलिक नहीं करवाने वाला, बट सभी के रिस्पॉन्स आपको दिखाने वाला हूं। आपको दिमाग से भी सोचना है कि चीजें कैसे चल रही है। देखो 1 प्लस एस टाउ ये ले लिया मैंने, क्या, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को अब हमने इनपुट दिया यू ऑफ टी आप सभी जानते हैं इम्पल्स नहीं है, यूनिट स्टेप है। इससे यदि आउटपुट y ऑफ टी मिला तो लेट्स फाइंड आउट द y ऑफ टी। तो काम करते हैं, सबसे पहले इसको एस डोमेन में देखते हैं। एस डोमेन में यदि देखेंगे तो 1/s इनपुट है, y ऑफ s आउटपुट है। और यदि मैं पूछूं आपसे आप y ऑफ s इक्वल टू क्या, तो सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/s गुणा 1 प्लस एस टाउ। एग्री करते हैं इस बात से? अब इसका अपन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से पहले इनको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा ताकि इनवर्स लाप्लास लेना आसान हो जाए। तो यदि इसका पार्शियल लूंगा मैं तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखना जरा, 1/s ले लेता हूं माइनस 1/1 प्लस एस टाउ ले लेता हूं मैं, ठीक है। और देखता हूं कि क्या मेरे को बचाना है। यदि इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं तो ये होती है 1 प्लस एस टाउ माइनस एस डिवाइड बाई 1 प्लस एस टाउ और एस। देखो अपने को बनाना है कुछ ऐसा, तो ऊपर ये कुछ भी नहीं बनना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ टाउ दे देते हैं, यहाँ जो है टाउ रख देते हैं। अब ये एस इससे मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा जी, एस टाउ बनाएगा। ये कैंसिल हो जाएगी, 1/this हमारे पास कहानी है कुछ ऐसी, ठीक है। तो रिस्पॉन्स अब इसका ILT निकाल दो। सो y ऑफ टी अब आ जाएगा 1/s का क्या आ जाएगा राजा, u ऑफ टी माइनस अगेन इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ से टाउ कॉमन निकालना पड़ेगा आपको। 1/s माइनस टाउ, यहाँ से टाउ कॉमन निकाल लीजिए, s प्लस 1/टाउ यहाँ बचेगा। अब इसका इनवर्स लेना आपके लिए आसान हो जाएगा, टाउ गोट कैंसल, माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, और इसके साथ भी u ऑफ t है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से y ऑफ t की यदि बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ u ऑफ t। ये इसका रिस्पॉन्स हो गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आप जानते भी हैं, आपको एनकाउंटर भी होगा, इस टाइप की इक्वेशन एनकाउंटर भी हुई होगी कभी ना कभी, है ना। तो ये रिस्पॉन्स होता है यूनिट स्टेप इनपुट जब देते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को। तो जरा इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि इसकी एनालिसिस कर ली टाइम के रिस्पेक्ट में तो सही बोलेंगे क्या, टाइम डोमेन एनालिसिस। तो यहाँ से आउटपुट आ गया है सर। इनपुट, यदि कोई बोले कि इनपुट क्या था, तो इनपुट जो था वो था यूनिट स्टेप u ऑफ टी। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि एरर निकाल सकते हो क्या, तो बिल्कुल आप एरर निकाल पाओगे। दैट इज इनपुट माइनस आउटपुट। आउटपुट क्या है, आउटपुट है आपका 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एंड u ऑफ टी। ये u ऑफ टी से u ऑफ टी गेट कैंसल्ड, माइनस माइनस प्लस, आपके पास बचेगा e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ u ऑफ टी। दिस इज नथिंग बट द एरर। ये एरर सिस्टम में बनी रहेगी, ठीक है। मान लो रिस्पॉन्स की बात करूं, ये रिस्पॉन्स आ रहा, इस रिस्पॉन्स को ड्रॉ करते हैं। चलिए जरा इस रिस्पॉन्स को ड्रॉ करके हम देख लेते हैं कि कैसा आता है रिस्पॉन्स। देखो ध्यान से देखते जाइए, समझ जाइए, है ना। अपने को क्या करना है, दो ग्राफ है, एक 1 का ग्राफ बनाते हैं, एक e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ को बनाते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y ऑफ टी आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें ग्राफ ज़्यादा लगने वाले हैं मुझे, चलो समझाने के लिए आपको। सबसे पहले मैंने ले लिया 1 और वो भी u ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई, मतलब सिर्फ t ग्रेटर देन 0 से ही लेना है। सो हियर इट इज 1, कंटिन्यूस 1 जा रहा है आपका, है ना। दिस इज नथिंग बट टाइम t, ठीक। अब ले लेते हैं हम दूसरा फंक्शन, और दूसरा फंक्शन जो है वो है आपका e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ जो है वो उसका रिस्पॉन्स क्या है, ये ऐसा है,
है ना, ये किसका है, ये e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ है, दिस थिंग इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। जीरो पे उसकी वैल्यू क्या आएगी सर, जीरो पे उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, दिस इज नथिंग बट द 1। e टू द पावर माइनस यहाँ जीरो रख दो, e टू द पावर 0 इज नथिंग बट 1 वैल्यू आएगी, और जैसे ही इनफाइनाइट होगा इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसमें से ये घटा लो तो आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा y ऑफ t आ जाएगा आपके सामने। लेट्स टेक इट लाइक दिस, 1 में से 1 गया तो बचेगा 0। अब 1 में से जैसे मान लो यहाँ 1 था, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, यहाँ 0.75 है तो यहाँ 0.25 आ जाएगा। कुल मिला के एक इनफाइनाइट पे वैल्यू आएगी, ये है 1 और ये है 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, मतलब इसका रिस्पॉन्स अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेगा, 1 पे पहुँचेगा। तो जब आप घटाओगे तो ये कैसे पहुँचेगा राजा, ऐसे ही तो पहुँचेगा। घटा लो सारी वैल्यू करके देख लो तो आपका सिस्टम कैसे पहुँचेगा, ऐसे ही तो पहुँचना है। और कहाँ तक पहुँचेगा वो, इस वैल्यू 1 तक, यूनिट स्टेप इनपुट जो दिया आपने 1 तक पहुँच जाएगा। सिंपल सी बात, 1 माइनस 0 इज नथिंग बट द 1। ये रिस्पॉन्स आ गया, कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टेप रिस्पॉन्स बोल सकते हैं अब इसको हम। कौन सा रिस्पॉन्स भैया, ये वाला रिस्पॉन्स। आ गई बात समझ में, अरे सर मजा आ गया सर। तो यहाँ पे तो आपने एरर निकाल लिया, तो एरर को भी ड्रॉ कर सकते हो, एरर का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। एरर आप डायरेक्ट निकाल के लेके आए, e टू माइनस टी बाई टाउ बाई यू टी इंटू यू ऑफ टी। सो इस पे वैल्यू है 1, हाईएस्ट एरर यहीं रहेगी। देखो t इक्वल टू 0 पे सिस्टम ने रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, सिस्टम को इनपुट दे दिया है 1, 1 माइनस 0 1 इज द हाईएस्ट क्या एरर और नॉट, ओके। सो दिस इज द हाईएस्ट एरर। और t इक्वल टू 0 पे जहाँ पे आपका रिस्पॉन्स 1 पहुँच जाएगा, इनपुट भी आपने 1 दिया था, तो एरर बची क्या, कुछ नहीं बची। तो थियोरेटिकल ये एरर 0 हो गई यहाँ पे, बट एरर बनी रहती है हमेशा, ध्यान रहे इस बात का। क्लियर है। तो देखो इसके रिस्पॉन्स के बारे में चर्चा करना, एरर के बारे में चर्चा करना, टी की यहाँ पे टाइम डोमेन में चर्चा करना, इज द टाइम एनालिसिस ऑफ दिस सिस्टम, है ना। यदि एरर की मैं बात करता है इस सिस्टम में आपके लिए, तो एरर क्या होती, आप सामूहिक रूप से बोलते सर एरर इज नथिंग बट आर ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी, है ना। यदि इस एरर को इनफाइनाइट पे निकाल रहे होते तो ये होती क्या, आर इन्फिनिटी माइनस वाई इन्फिनिटी, है ना जी। ये निकाल लेते हैं आप आराम से, ये सारी चीजें कर लेंगे। लेकिन यदि इसी एरर को आपको इस डोमेन में करना होता तो ई ऑफ एस इक्वल टू ये होता आर ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस, ऐसे भी देख सकते हो, है ना। अब मान लो ई ऑफ एस आपको पता है और आप चाहते हो ई इनफाइनाइट निकालना, आपको आपकी टास्क ये क्या है कि आपको स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। कौन सी एरर है ये, ई स्टेडी स्टेट। तो क्या है, फाइनल वैल्यू थ्योरम है सर, s टेंड्स टू 0 s गुना e ऑफ s, फाइनल वैल्यू थ्योरम है। यदि इसकी जानकारी है तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला रखो तो इसी की वैल्यू आएगी। दिस इज द फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम आप सभी अच्छे बच्चों को अच्छे से पता है ना। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं और दोनों में रिकॉल आपको बेहतरीन तरीके से करवा देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ओके आओ जरा, हाँ ये रिस्पॉन्स है जब आपने यूनिट इम्पल्स दिया है, ये रिस्पॉन्स है जब आपने ये वाला रिस्पॉन्स, कौन सा, ये वाला, जब आपने क्या दे दिया भैया, यूनिट स्टेप दे दिया। अब इन सभी में एक कोरिलेशन से क्रिएट कर दूंगा मैं आपके लिए, ठीक, एक टेबल बनाते हैं। देखिए इनपुट और रिस्पॉन्स, कौन कौन से इनपुट है हमारे पास, डेल ऑफ टी है, यू ऑफ टी है, और उसके बाद हमारे पास रैंप वाला है, एंड दिस पैराबोलिक के लिए पी टी मैं यूज करता हूँ, ठीक है। ये रिस्पॉन्स फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, ध्यान से देखिएगा, ये सारे जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हैं, है ना। डेल टी जब अप्लाई किया था तो सिस्टम ने क्या रिस्पॉन्स किया था, भूल गए क्या, 1 बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, है ना। यू ऑफ टी साथ में है सबके। यू ऑफ टी जब दिया तो आ गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये आ गया यू ऑफ टी साथ में। अब देखो क्या किया, एक्चुअली क्या हुआ,
इस केस में इनपुट 1 होता है, u ऑफ टी की वैल्यू होती है, ऑब्वियस सी बात है 1 होती है। आप चाहे तो यहाँ u ऑफ टी लिख सकते हैं और इन दोनों के पास भी u ऑफ टी लिख लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, देखो जरा ध्यान से, हम क्या बोले कि ये रिस्पॉन्स है यूनिट इम्पल्स का, ये रिस्पॉन्स है यूनिट स्टेप का। देखो यूनिट स्टेप में इनपुट कौन होता है 1, इसमें इसने क्या किया, टाउ का मल्टीप्लाई किया और इसके प्रीवियस रिस्पॉन्स से यहाँ रख दिया। प्रीवियस क्या है, मतलब इसका क्या है, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। मैं याद करने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ बस, दैट्स इट। इससे यदि मल्टीप्लाई करोगे टाउ का अंदर तो ये हो जाएगा माइनस टी बाई टाउ, यही रिस्पॉन्स यहाँ निकल के आता है। अब क्या करना, ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ। अब आपको यदि इसका रिस्पॉन्स याद करना है, ये पता है तो ये पता हो जाएगा ना, ये पता है तो ये भी पता हो जाएगा। इसका इनपुट क्या होता है, टी यू ऑफ टी होता है, इसमें से माइनस कर दो, टाउ का मल्टीप्लाई करो और ये प्रीवियस, बस ये रिस्पॉन्स होगा, यू ऑफ टी लगा दो। अब जब इसकी बात आएगी तो इनपुट क्या है भैया, टी स्क्वायर बाई 2 यू ऑफ टी माइनस टाउ, यहां लिखो और ये पूरी कहानी लिख दो यहाँ पे, टी यू ऑफ टी माइनस टाउ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ एंड यू ऑफ टी एंड ब्रैकेट क्लोज। सारे हो गए, इन दोनों को आप आराम से डिराइव कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में जो आए स्टेप वहीं से फॉलो करना है, याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक वाला याद कर लो तो ठीक है, नहीं भी कर पाओ तो आप तुरंत डिराइव कर दोगे 30 सेकेंड्स में, है ना। ओके, नाउ फॉरगेट अबाउट दिस and come to the most important point, and that is the second order system। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम कल डिस्कशन करने वाले हैं, अगली क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसका एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा रूपरेखा बना ही लेते हैं इस चैप्टर में, इस वाले वीडियो में। सेकेंड ऑर्डर, जैसे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का 1/s टाउ था ना, जी ऑफ एस की जगह 1/s टाउ था, यहाँ पे वो होता है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। ये जीटा क्या आ गया सर, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये जो होता है ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ये वाला पार्ट है, फॉरवर्ड गेन समझ लीजिए इसको। दिस इज नथिंग बट द आर ऑफ एस एंड दिस इज नथिंग बट द सी ऑफ एस। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, तो इसीलिए छोड़ना नहीं। दिस इज नथिंग बट द -1 नेगेटिव फीडबैक, यूनिट फीडबैक। जब इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे तो वेरी फेमस इक्वेशन आती है जो आप लोगों को हमेशा याद रहती है, आई होप, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। दिस इज द वेरी फेमस इक्वेशन, या यूं कहूँ कि वेरी फेमस ट्रांसफर फंक्शन फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अगली बात समझ में, इसका नाम जो भी हो मैं इसको जीटा बोलता हूँ। ओके सर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को चारों इनपुट्स देंगे, डेल टी, यू टी, आर टी, पी टी, सारे इनपुट्स देंगे और हम रिस्पॉन्स की बात करेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसके लिए महत्वपूर्ण जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को सर आप दो यू ऑफ टी एंड देन टेक सी ऑफ टी या वाई ऑफ टी, बस इसी से इर्द गिर्द क्वेश्चन पूरे भरे पड़े हैं आपके किस में, इस एंटायर यूनिट में, ठीक है। इसके अलावा सेकंड ऑर्डर सिस्टम में एक और खासियत है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो इस जीटा पे भी डिपेंड करने वाला है, डैम्पिंग रेशियो से बोलते हैं, इस पे भी डिपेंड करने वाला है। तो कैसे क्या डिपेंड करेगा हम देखेंगे अगले लेक्चर में।